Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है करिकुलम। ठीक है, करिकुलम है क्या? सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि करिकुलम है क्या। कौन बताएगा? कोई आइडिया है? सुना है ये टर्म पहले? एक्चुअली देखो, करिकुलम होता क्या है कि हम अगर एज ए टीचर क्लास में जाते हैं तो हमारे पास एक दो तीन प्रश्न होते हैं। प्रश्न कौन कौन से होते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जाए, मतलब क्लासरूम में जब आप जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ाएं। ठीक है, दूसरी बात है कि कितना पढ़ाएं, और तीसरी बात है कि कैसे पढ़ाएं। अब इन तीनों का जवाब हमें कौन देता है? तो हमारा करिकुलम देता है। करिकुलम हमें बताता है कि किस क्लासरूम में किस मेंटल एज के अकॉर्डिंग हमें पहले प्रश्न का कि क्या पढ़ाना है। ठीक है, एक क्लासरूम के ड्यूरेशन में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, है ना, कितना पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, वे ऑफ टीचिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंटेंट और अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ द स्टूडेंट, मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। तो इन तीनों का जवाब हम कैसे ले सकते हैं कि इन तीनों का उत्तर हमें मिलता है कि हमारे पास एक साधन है जिसका नाम है करिकुलम। ठीक, अब करिकुलम है क्या? तो करिकुलम हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम, हिंदी में हुआ करिकुलम पाठ्यक्रम। पाठ्य मतलब कंटेंट और क्रम मीन्स एक सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग में जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी, उनका एक क्रमबद्ध संगठन करिकुलम है। जनरल टर्म में बता रही हूँ, अभी टेक्निकल तो हम डिस्कस करेंगे ही, है ना। करिकुलम मतलब हिंदी में हुआ पाठ्यक्रम, तो पाठ्य प्लस क्रम, है ना। तो पाठ्य मतलब इसमें सारी पाठ्य वस्तु जितनी भी चीजें होंगी उसका एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, इन जनरल बताया मैंने। ठीक, तो अब है कि उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तथा सुनियोजित मार्ग ही करिकुलम है। ठीक, अभी भी जनरल, अब टेक्निकल पे आते हैं। नहीं, यानी कि उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए और एक प्लान्ड जो रास्ता दिखाता है वो कौन दिखाता है? वो करिकुलम दिखाता है, जिससे हमारी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो सुचारू और सुनियोजित ढंग से, प्लान्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से पॉसिबल हो पाता है। यहाँ तक क्लियर है मैम? आगे बढ़ते हैं कि करिकुलम, इंग्लिश में जो करिकुलम वर्ड आप सुन रहे हैं, है ना, जिसकी हिंदी पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम करिकुलम। करिकुलम जो है हमारा लैटिन वर्ड से बना है। कौन से लैटिन वर्ड से बना है? क्यूरेरे, स्पेलिंग लिख लीजिए, CURRERE। वामनी पंखा चलाता, क्यूरेरे लिख लिया स्पेलिंग? यस मैम। ठीक है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। क्या मतलब होता है? दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान क्यों कहा होगा? एनी आइडिया? अच्छा चलो बताओ, दौड़ का मैदान अगर आपसे कहा जा रहा है तो आपके दिमाग में क्या क्या ट्रेस बन रहा है, मतलब क्या इमेजिन कर पा रहे हो? दौड़ के मैदान से क्या समझ में आ रहा है? चलो बताओ। मैम रेस। हाँ, नहीं रेस तो ठीक है, लेकिन क्यूरेरे का हिंदी मतलब बताया दौड़ का मैदान, दौड़ना तो बताया नहीं। हाँ मैम, जैसे मैम दौड़ के जो मैदान था उसमें ट्रैक बने होते हैं दौड़ने के लिए। बिल्कुल सही। दौड़ का मैदान से यहाँ मतलब यह हुआ कि जैसे आप दौड़ के मैदान में क्या देखते हैं? ट्रैक बने हैं, पाथ, डिसाइडेड पाथ में हमें दौड़ना होता है। ठीक, अगर कोई रेसर जो है उस पाथ को फॉलो नहीं करता है, रूल ब्रेक कर देता है, तो क्या हो जाता है? रेस से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो जो क्यूरेरे वर्ड था उसका मतलब था दौड़ का मैदान, यानी कि करिकुलम एक पाथ है, एक ट्रैक है ना, जिसको हम फॉलो करें, एक ऑर्गेनाइज पाथ है जिसको हम फॉलो करें, तो क्या होगा कि टीचिंग लर्निंग में जो हमें हमारा उद्देश्य है, वांछित व्यवहार है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी मैम।
ठीक है, तो इसको और टेक्निकली हम डिफाइन करते हैं, एक डेफिनेशन देखते हैं। मुनरो का डेफिनेशन है ना, मुनरो का डेफिनेशन है कि मुनरो ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। क्या कहा मुनरो ने कि पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव, अभी अनुभव से क्या मतलब हुआ यहाँ पे मीरा मनराल, अनुभव से क्या मतलब हुआ बेटा? मैम जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में सीखे हुए हैं आज तक, तो उसको नेक्स्ट अपने किसी काम में यूज करना। ठीक है, ये तो अनुभव हुआ। यहाँ अनुभव शब्द का क्या मतलब हुआ? हिमानी बेस्ट, हिमानी बेस्ट, ओके, पूजा बेस्ड, दिव्या उपाध्याय, कैमरा ऑन कीजिए। हिमानी, दिव्या, प्रीति, अनिल, दिव्या, पूजा और शिवा मेहरा। अनिल, क्लास में मौजूद हो नहीं हो, या सिर्फ क्लास कनेक्ट कर लिए बेटा? मैम यही है। ठीक है, यहाँ ये जो आपको डेफिनेशन बताया वो किसने दिया है, किसका नाम कोट किया अभी? मनरो ने। ठीक है, क्या था मनरो डेफिनेशन? ने दिया। गुड गुड, सही है। क्या था डेफिनेशन? मैम आधा ही लिखा है अभी। अच्छा, आधा ही लिखा है, तो कहा क्यों नहीं कि मैम पूरा नहीं हुआ? अपने आप रहता है। चलो दिव्या, आर्या बताओ क्या था डेफिनेशन? पाठ्यक्रम में सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं। बस इतना ही लिखा है? हो गए फिर बेटा, ऐसे ही पास हो जाओगे आधे नंबर से। कैमरा ऑन रखिए, इंटरैक्ट कीजिए क्लास में। चलिए डेफिनेशन पूरा कीजिए। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लेता है या विद्यालय के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो करिकुलम का मतलब यह है कि जिस समय आप स्कूल या कॉलेज प्रीमिसेस में चले जाते हैं तो जो भी एक्टिविटीज आपको कराई जा रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ, आइदर लाइब्रेरी हो, आपका असेंबली हो, या आपका प्लेग्राउंड हो, या आपका लेबोरेटरी हो, तो सारी चीजें जो एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सभी क्या कहलाता है? करिकुलम का पार्ट कहलाता है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। मुदालियर कमीशन के अकॉर्डिंग, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 मुदालियर कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं इसे, उन्होंने करिकुलम को का अर्थ स्पष्ट करते हुए, ये बहुत पॉपुलर है, इसको पूरा एकदम वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना होगा। करिकुलम का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल, लिख लीजिए इसे, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है, पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें बच्चों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं
बल्कि इसमें बच्चों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वे विद्यालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यशाला तथा खेल के मैदान में प्राप्त करते हैं। खेल के मैदान में प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव भी सम्मिलित हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव भी सम्मिलित हैं जो बच्चों को अध्यापकों तथा अपने साथियों के औपचारिक एवं पारस्परिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। लिख लिया? जी मैम। हाँ गौरव आर्या, डेफिनेशन लिख लिया? यस मैम। चलो पढ़ो। मुदालिया कम्युनिकेशन के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें बच्चों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वे विद्यालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यशाला तथा खेल के मैदान में प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव भी सम्मिलित होते हैं जो बच्चों को अध्यापकों तथा अपने साथियों के औपचारिक एवं पारस्परिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और डेफिनेशन लिख लीजिए। पाइन महोदय के अनुसार कि पाठ्यक्रम में वे सभी स्थितियां आती हैं जिनका चयन शिक्षालय चेतन रूप में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास हेतु करता है। फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। पाठ्यक्रम में वे सभी स्थितियां आती हैं जिसका चयन शिक्षालय चेतन रूप में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास हेतु करता है। ठीक, दो डेफिनेशन आपने देखा। अब इन दोनों डेफिनेशन को अगर आप कंक्लूड करें, है ना, कि बताने के लिए कि आप क्या समझ पाए करिकुलम के बारे में, करिकुलम है क्या, तो हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक साधन है, या पाठ्यक्रम वह साधन है जो छात्रों के व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, ज्ञान, कौशल आदि में वांछित परिवर्तन करके शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। कंक्लूड कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है जो छात्रों के व्यवहार, ज्ञान, कौशल, ठीक है, इन्हीं तीनों में तो करेगा। व्यवहार में परिवर्तन आएगा, क्यों? क्योंकि लर्निंग का रिजल्ट क्या है? बिहेवियरल चेंज है। तो व्यवहार, ज्ञान, कौशल में परिवर्तन करके मतलब वांछित परिवर्तन लाता है, और जो हमने शिक्षा के उद्देश्य बनाए हैं, है ना, उनको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कंक्लूड कर लेंगे इसको। यस मैम। चलिए, जब आपको नोट्स भेजा जाएगा तो आप एक दो डेफिनेशन और देख लीजिएगा इसमें।
तब प्रश्न यह उठता है कि ये जो करिकुलम है, अच्छा ये बताओ कि करिकुलम और सिलेबस, दो वर्ड आपके सामने दे रही हूँ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? वैसे ये डिफरेंसेस 5 नंबर के क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पे आएगा, मैं लिखवाऊंगी आपको ये डिफरेंस दोनों के बीच में। अभी जनरल आप समझ लीजिए कि जो हमारा करिकुलम है, करिकुलम में हमारा सिलेबस इंक्लूड होता है, ठीक? तो ब्रॉडर एस्पेक्ट है करिकुलम, जिसमें हमारा सिलेबस इंक्लूड होता है, ठीक? यानी कि कक्षा कक्ष के अंदर जो पाठ्य वस्तु पढ़ाई जानी है, क्या कितना, ये सब करिकुलम है हमारा, सॉरी सिलेबस है, जो हमें कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक? कैसे पढ़ाना है, किस तरह का सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सारी चीज हमें करिकुलम प्रोवाइड करता है, यानी कि करिकुलम का पार्ट है सिलेबस, ठीक? जनरल समझ में आ गया? टेक्निकल डिफरेंसेस पूरा 5 नंबर का आपको तैयार कराऊंगी मैं। तो डिफरेंस जानने से पहले एक चीज ये जाने कि करिकुलम की नीड क्या है, क्या जरूरत है, करिकुलम क्यों जरूरी है? चलिए लिखिए, आपको सोचने दूं तो 40 मिनट तो सोचने में ही निकाल देंगे आप। तो अपने नोटबुक पे डायग्राम बनाइए, मेरा ये पेन चार्ज नहीं है तो मैं बना नहीं रही हूँ, आप खुद बना लीजिए, ठीक है? लिखिए, सेंटर में लिखिए नीड, इंपॉर्टेंस भी लिख लो बेटा, कभी इंपॉर्टेंस पूछे तो भी यही पॉइंट लिखना, नीड्स पूछे तो भी यही पॉइंट्स लिखना। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। छह बनेंगे, 3 एक साइड में कर लो और 3 एक साइड में कर लो पेपर के। पहला लिखो, हेल्पफुल इन अचीविंग एडुकेशनल एम, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। लिख लिया? सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक या सहायता। थर्ड पॉइंट उसी साइड में लिखो, हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, समय एवं परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायक। कर लिया? 3 हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर, हो गया? यस मैम। चलिए फोर्थ आ जाइए, हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। नेक्स्ट, serve as a guide while writing textbook, पाठ्य पुस्तकों के लेखन में मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट आ जाइए, नेसेसरी फॉर पुपिल्स इवैल्यूएशन, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। लास्ट लिखिए, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ अदर सब्जेक्ट, अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक।
कर लिया? जी मैम। ठीक, अब पॉइंट वाइज इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पॉइंट सुनने के बाद आप लोगों को खुद भी अंदाजा आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की क्या जरूरत है या क्यों आवश्यक है करिकुलम। तो सबसे पहले हमने कहा कि एजुकेशनल एम को अचीव करने में करिकुलम सहायक है। ठीक है, कैसे है? आपने एम एंड ऑब्जेक्टिव का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पता लग गया है कि किसी भी छात्र के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो 3 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट दिखाई देते हैं? कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, तीनों है ना। और तीनों क्षेत्र में मतलब मानसिक रूप से विकसित होना है, भावात्मक रूप से विकसित होना है और क्रियात्मक रूप से विकसित होना है। और ये तीनों जो आयाम है, ये डोमेन है, उन सब डोमेन से शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो क्या है संबंध, देखो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, है ना, कि कॉग्निटिव का होगा तो इफेक्टिव का भी होगा और साइकोमोटर का भी होगा। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल या स्टूडेंट की, तो ये तीनों डोमेन का डेवलप होना जरूरी है। क्यों है, कैसे है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं सारी डिटेल। ठीक, उनको कैसे प्राप्त किया जाए, कौन से मीन्स होंगे, साधन होंगे, है ना, कौन सा तरीका होगा, ये सारी चीज का जो बैकग्राउंड है या प्लेटफॉर्म जो है वो करिकुलम हमें प्रोवाइड करता है। यही इसकी आवश्यकता और महत्व है। ठीक है, कि एजुकेशनल एम को प्राप्त करने में, क्योंकि सिस्टमेटिक होगा तो हम उसे आसानी से अचीव कर सकेंगे। क्लियर है। दूसरा कहा कि हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। अब एजुकेशनल प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, है ना। क्लासरूम का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, कौन सा विषय पहले पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सा विषय बाद में पढ़ाया जाना चाहिए, किस कक्षा में कौन सा विषय का स्तर क्या होना चाहिए, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है करिकुलम डिसाइड करता है। जो प्लानर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं करिकुलम के, वो डिसाइड करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि टाइम एंड लेबर का यूटिलाइजेशन होता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि सारा प्लान्ड है ना। बीइंग ए टीचर आपको एक सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है करिकुलम ने कि आपको क्लास 6 में जाके इतना सिलेबस पढ़ाना है, इतना मानसिक स्तर है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर फोर्स पढ़ाना है या आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट देना है तो इंटायर जो कंटेंट है उसमें से उस लेवल पे आपको क्या देना है। तो जब आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो आपको इस पे ना टाइम लगाना है ना मेहनत लगाना है। तो करिकुलम ने क्या किया है कि एक फ्रेमवर्क आपको बना के दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना समय का सदुपयोग करके और मेहनत बचाकर आप फोकस कर सकते हैं कि बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप कंटिन्यू करें। क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों के मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि नीड क्या है ना, बच्चों का एटीट्यूड क्या है, उनकी डिमांड क्या है, यूटिलिटेरियन जो वैल्यू की हम बात कर रहे थे अभी पिछली क्लास में, कि वो ऐसा हो कि उसको पढ़ने के बाद वो यूटिलाइज कर सके, तभी वो मोटिवेट होगा। तो ये सारी चीजें जो मनोविज्ञान हमें बता रहा है कि इंडिविजुअल के अंदर ये सारी चीजें जो होती हैं, उनको फुलफिल करने में, जस्टिफाई करने में करिकुलम हर एक पॉइंट पे काम करता है कि फलाने क्लास के बच्चों की आवश्यकता ये है ना, तो नेचर ऑफ कंटेंट या लेवल ऑफ कंटेंट ये रहेगा, है ना, ये उस बच्चे की आवश्यकता या सोसाइटी की आवश्यकता है कि हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए हम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं हमारे, वो सब फुलफिल करने में करिकुलम हेल्प प्रोवाइड करता है। ये इसकी महत्ता है। नेक्स्ट है कि अगर आपसे कहें कि जाओ एक किताब लिख के आओ, ठीक है, तो आपको सबसे पहले कि किस विषय पे लिखें, उस विषय के अंदर कितना कंटेंट लें, किस लेवल के लिए लिखें। तो अगर आप एज ए टीचर एक बुक लिखने बैठते हैं तो आपको एक गाइडलाइंस जो है वो करिकुलम ही प्रोवाइड करेगा कि आपको उसका लेवल क्या रखना है, डिफिकल्टी लेवल कितना रखना है, किस क्लास के अकॉर्डिंग आप बुक लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। छात्रों के मूल्यांकन में कैसे सहायक होता है, क्योंकि करिकुलम ही बताता है कि मूल्यांकन के क्या तरीके होने चाहिए। इस पे हम और भी इवैल्यूएशन चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी पुरानी परीक्षा पद्धति है, प्रणाली है ना, एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो क्यों दोषपूर्ण है।
उनको क्यों इम्प्रूव करने की जरूरत है, इस पे हम काफी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि हाफ ईयरली या सिर्फ फाइनल एग्जाम में क्या होता है, बच्चे ने पूरे टाइम अच्छे से किया और एट द मीन टाइम सपोज करो कि उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है, उसका शारीरिक मतलब स्वास्थ्य हो सकता है या अन्य कोई वजह हो सकती है, तो क्या उस बच्चे ने वो ही डिजर्व करना है जो आया एट द एंड, है ना। ये बहुत ही डिफेक्टिव सिस्टम था। तो इससे हम बाहर निकलने के लिए हमारा जो इवेल्युएशन सिस्टम था, जिसमें हमने UT1, UT2, टर्म 1, UT3, UT4 एंड टर्म 2 का सिस्टम जो लगाया इवेल्युएशन, जिसको हम सिस्टमेटिक इवेल्युएशन कहते हैं, है ना। तो वो क्यों प्रोवाइड की गई, वो हमारे पास आज है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमें करिकुलम ने ही बताया कि ये पद्धति में दोष है, इसको इम्प्रूव करके मूल्यांकन का ये सही तरीका है, जिसमें कि हम फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरीके का इवेल्युएशन करें, तो हम बेहतर बच्चे के बारे में बता पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद हम टीचिंग मेथड्स पे आ जाते हैं कि हमें ये टीचिंग मेथड प्रोवाइड करता है। ये करिकुलम हमें बताता है कि इस क्लास के बच्चों को लेक्चर मेथड चाहिए, इस क्लास के बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए, है ना। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंटेंट और अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट, कौन सा टीचिंग मेथड सेलेक्ट करना चाहिए, ये सब हमें करिकुलम जो है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन होता है। ठीक है, और वो कोरिलेशन भी बहुत जरूरी है। अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझना है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो हमें मैथ्स तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हमें साइंस को पढ़ना है तो लैंग्वेज आनी चाहिए ना। तो बात ये है कि हर एक विषय का दूसरे के साथ संबंध है, और ये संबंध का ना, संबंध भी जो होता है स्तर के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। क्लास 6 में लैंग्वेज का लेवल, साइंस का लेवल, मैथमेटिक्स का लेवल, आप देखेंगे हर क्लास में लेवल इक्वल लेके चलते हैं। तो जब हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम दूसरे सब्जेक्ट को भी किस तरीके से हमें पढ़ना है या कैसे समझेंगे, उसमें भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कैसे हम उस चीज को समझेंगे, एक दूसरे के साथ उसका संबंध क्या है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं कि करिकुलम कितना महत्वपूर्ण है और क्यों करिकुलम की आवश्यकता है। क्लियर हो गया सबको या किसी को कोई डाउट है? मैम क्लियर है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, बल्कि ये आंसर बिल्कुल तैयार करा दूंगी, ये आता ही आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम पढ़ेंगे हम। ठीक, 2 से 3 क्लास में होपफुली कि आपका ये करिकुलम का चैप्टर हो जाए। इसका एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पेपर पे होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये भी आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बेसिस की बात करें कि करिकुलम का आधार क्या है, तो एनी आइडिया? चल जल्दी से 5 मिनट में एक और डायग्राम बनाओ, फटाफट लिखो। पाठ्यक्रम निर्माण के आधार या बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। डायग्राम के 4 कोनों में 4 नाम लिखो, 4 कोनों में बिल्कुल, राइट लेफ्ट अप, और डाउन में भी राइट लेफ्ट। लिख लिया? ठीक, पहले में लिखिए फिलोसफिकल बेस, दार्शनिक आधार। नीचे लिखिए सामाजिक आधार। दूसरे साइड आ जाओ, साइकोलॉजिकल बेस, मनोवैज्ञानिक आधार। और लास्ट वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। ठीक है, अब दार्शनिक आधार में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रियलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म पढ़ा था। यस मैम। ठीक, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये याद करना है आपने कि किसी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो आधार है, दार्शनिक आधार है, उसके अंतर्गत हमें देखना है कि जो यथार्थवाद है हमें ये बताता है कि इस करिकुलम के जो डेवलपमेंट है उसकी आवश्यकता क्या है और उपयोगिता क्या है। ठीक है, कौन बताता है? रियलिज्म, यथार्थवाद बताता है। आइडियलिज्म, आदर्शवाद बताता है कि उनके मुख्य उद्देश्यों पे विचार करके मतलब कौन कौन से मुख्य उद्देश्य होने चाहिए, उनके आंतरिक मूल्य क्या होने चाहिए, उनके आदर्श क्या होने चाहिए उस करिकुलम के निर्माण में।
नेचुरलिज्म ये बताता है कि वो आपका जो करिकुलम है कितना नेचुरल है, कितना प्राकृतिक है जो आप बना रहे हैं, और कितना आत्म अभिव्यक्ति के साथ आप उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो भी अनुभव करे बच्चा, है ना, और वो बिल्कुल नेचुरल लगे। ऐसा ना हो कि करिकुलम का जो कंटेंट दिया गया है, विषय वस्तु जो दिया गया वो थोपना नहीं है, वो बिल्कुल सहज होना चाहिए और उसको पढ़ने से बच्चे में अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ये हमें नेचुरलिज्म बताता है। वहीं अगर हम प्रैग्मेटिज्म की बात करें तो यूटिलिटेरियन वैल्यू की बात हो जाती है कि इस करिकुलम को पढ़ के हम इसका इस्तेमाल क्या करें, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म हमारा कौन प्रोवाइड कराता है करिकुलम को? हमारा प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म देता है। अगर हम सोशियोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो बालक में जो सोशेबिलिटी है वो डेवलप हो जाए, है ना, जो सोशल वैल्यू है वो डेवलप हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो समाज है, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए हम जो है समाज का निर्माण कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक, वहीं पे अगर हम साइकोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो ले लो थोड़ा सा जाओ। और अगर हम सोशल किसकी बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकल बेसिस की बात कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा बच्चे की आवश्यकता क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है ना, बच्चे में किस तरीके से हैबिट फॉर्म हो रहा है, या फिर बच्चे की एबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम में कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारा बैकग्राउंड हमें साइकोलॉजी प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइंटिफिक, यानी कि हम ऐसा जो कुछ भी टेक्निकल चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं, तो यहाँ मनोविज्ञान के साथ साथ कि किस क्लास में क्या उपयोगिता है उसके अनुसार हमें उन्हें जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, साइंटिफिक मेथड है, हमें वो भी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो हमने आज ये भी पढ़ लिया कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन के आधार कौन से हैं। छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन, आप इसको भी तैयार करिएगा। ठीक है, चलिए। जी तो मैम। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, अनिल आपके लेसन प्लान में बेटा बहुत करेक्शन है। अनिल है या लेफ्ट हो गए? अनिल, लेसन प्लान में करेक्शन है बेटा, ठीक है, मैं बताती हूँ क्या क्या करेक्शन है। गरिमा में तो खैर नहीं है उस लेवल पे, लेकिन अनिल में है। प्रिया, आप एक और लेसन प्लान आज सेंड कर दो। ओके मैम। ठीक है, तो मैं तीनों बच्चों का एक क्लास लेकर के तीनों बच्चों का वो कर देती हूँ, एक बार डिस्कशन कर देती हूँ। जी मैम। ठीक, और गरिमा और प्रिया आप दोनों जो हैं वो जो रिपोर्ट तैयार करनी है वो कैसे करना है आप एक बार सोचिए, फिर मुझसे डिस्कस कीजिए। ठीक है, जी मैम। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू बेटा, मैम। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम।